नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजेता ग्लोबल स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट के पर्यावरण से संबंधित पहला चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जो कि परिवार से संबंधित होगा। ठीक है, आइए देखिए, पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग परिवार से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जैसे परिवार का महत्व, परिवार के प्रकार, संस्कार और मूल्य, पारिवारिक भूमिकाएं, ये सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड जो है यूपी टेस्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न को हम लोग स्पर्श करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो हमारा पहला चैप्टर है परिवार, उसी परिवार से क्वेश्चन है पहला कि बालक की प्राथमिक पाठशाला क्या है। अर्थात बालक को जो भी शिक्षा, दीक्षा, संस्कार अगर मिलता है तो पहली बार कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है पहला कि समाज से मिलता है, दूसरा है विद्यालय से मिलता है, तीसरा है परिवार से, और चौथा है पास पड़ोस से। लेकिन आप लोगों को ज्ञात होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कि अगर कोई किसी बच्चे का प्रथम पाठशाला होता है तो उसका परिवार होता है, और प्रथम गुरु कौन होता है, तो उसकी माँ होती है। किसी भी बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। तो इस प्रश्न का पहला उत्तर होगा हमारा परिवार। क्या होगा? हमारा परिवार होगा। ये देखिए, परिवार। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसकी है। तो पहला लिखा है डॉक्टर कार्वे का, दूसरा है के.एम. कप्पाड़िया का, तीसरा रजनी कोठारी का, ठीक है, और एक था डी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो संयुक्त परिवार का परिभाषा जिसने दिया है वो है के.एम. कप्पाड़िया। कौन है? के.एम. कप्पाड़िया। इन्होंने कहा है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से रिलेटेड है। उन्होंने जो है ये नहीं बताया कि उन्होंने एकल परिवार को उतना महत्व न दे करके उन्होंने बताया कि जो संयुक्त परिवार है वही जो है एक हमारे भारत में एक परिवार का वो संसूचक है। और आप लोगों को बता दें कि परिवार दो प्रकार का होता है, एक एकल परिवार होता है, एक जो है संयुक्त परिवार होता है। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे, और जो भी चाचा चाची और उनके बच्चे, सभी लोगों को मिलाकर के संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न नंबर 2 का अर्थ है कि संयुक्त परिवार किसने कहा भारतीय परिवार को, तो के.एम. कप्पाड़िया ने कहा है। तीसरा प्रश्न है, विवाहोपरांत बने परिवार को क्या कहते हैं। तो विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद जो परिवार निर्मित होता है, यानी कि एक पति पत्नी के बाद जब यौन संबंध बनता है, उसके बाद जब बच्चे जन्म लेते हैं, तब उस परिवार को हम किस नाम से जानते हैं। तो कह रहा है कि एकल परिवार कहते हैं, या संयुक्त परिवार कहते हैं, या प्रजनन परिवार कहते हैं, या मातृवंश परिवार कहते हैं। तो कह रहा है कि
विवाहोपरांत जो परिवार का निर्माण होता है उस परिवार को हम प्रजनन परिवार कहते हैं। क्या नाम देते हैं? प्रजनन परिवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो अगर आप भारत के रहने वाले होंगे, भारतवर्ष के रहने वाले होंगे, तो आपको पता होगा कि परिवार का जो मुखिया होता है वही उसी का जो है परिवार पर नियंत्रण होता है। चाहे हमारे परिवार का जो भी श्रेष्ठ होगा, यानी कि है या तो माता जी या पिताजी या श्रेष्ठ जो भी हमारे भाई बंधु होंगे वही लोग होते हैं। तो जो भी हमारे परिवार का मुखिया होता है उसी का जो है परिवार पर नियंत्रण होता है। तो देखिए, पिता का, परिवार के मुखिया का, माता का, उपयुक्त सभी का। तो इसमें ये सबसे स्पष्ट बात ये है कि परिवार के मुखिया का, परिवार के मुखिया का। ठीक है, ठीक, परिवार के मुखिया का होता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकल परिवार की विशेषता क्या है, यानी एकल परिवार किसको बोलते हैं? तो अभी अभी हमने बताया कि परिवार दो तरह का होता है। एक परिवार, जैसे यहां देखिए, यहां हमने लिखा परिवार। परिवार, परिवार के कितने भाग? तो दो भाग। पहला है एकल, एकल परिवार, और दूसरा है संयुक्त परिवार। ठीक है, अब कह रहा है इस एकल परिवार में कौन कौन आते हैं? तो यहाँ पे माता पिता और बच्चे। ठीक है, और संयुक्त परिवार में कौन कौन आते? दादा दादी, माता पिता और बच्चे, इन सभी को मिलाकर के संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि एकल परिवार की विशेषता क्या है। ठीक, तो यहाँ विशेषता पूछी गई है, न कि प्रकार पूछा गया है। अब यहाँ विशेषता क्या है कि क्या एकल परिवार में बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव होता है? तो आप देखे होंगे कि जब एक संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवार यानी कि अलग अलग अपना परिवार निर्मित करता है, तो वहां पे कभी भी जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे संयुक्त परिवार के अदर जो सदस्य होते हैं उनके प्रति इनका उतना लगाव नहीं होता है, बहुत कम लगाव होता है। इसलिए ये जो है हमारे एकल परिवार की विशेषता नहीं हो सकती है। दूसरा है बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास। ये एकदम राइट है, क्योंकि जब एकल परिवार हो जाता है तो उस परिवार का जो बच्चा होता है वो अपने हिसाब से निर्णय लेता है, न कि दादा दादी चाचा चाची इनके हिसाब से निर्णय नहीं लेता है। उसमें अपना स्वतंत्र जो निर्णय होता है उस खुद का डेवलप होता है। इसलिए जो एकल परिवार है उसका ये जो बी ऑप्शन है, बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का विकास, ये सबसे एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा है वृद्धों बच्चों का देखभाल संभव है। तो देखिए, एकल परिवार में वृद्ध और बच्चों का जो देखभाल है वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो माता पिता होते हैं अपने काम में लिप्त होते हैं, जिसमें वृद्धों और बच्चों का देखभाल अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, जो कि ये हमारे एकल परिवार की परिभाषा नहीं है। दूसरा है बच्चों में दूसरों के प्रति आश्रित रहने की प्रवृत्ति का विकास नहीं। देखिए, ये संयुक्त परिवार की विशेषता है कि बच्चों में दूसरों के प्रति आश्रित रहने का प्रवृत्ति का विकास होता है, न कि एकल परिवार का। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा जो है एकल परिवार का एक विशेषता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
अगला है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, चाहे संयुक्त परिवार की बात की जाए या एकल परिवार की बात की जाए। यहाँ केवल बात की गई है परिवार की। किसकी बात की गई है? परिवार की बात की गई है, ठीक ना, कि परिवार की क्या विशेषता नहीं है। तो पहला है कम से कम दो भिन्न लिंग वाले एक साथ रहते हैं। तो देखिए, चाहे एकल परिवार हो या संयुक्त परिवार हो, हर एक परिवार में दो भिन्न लिंग वाले जरूर रहते हैं। एक स्त्री भी रहती है, एक पुरुष भी रहता है। समझ में आया? कोई भी परिवार हो, चाहे संयुक्त हो या एकल परिवार हो, तो ये जो है विशेषता है। ये विशेषता पूछ रहा है नहीं है वो। अगला है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। तो सुनिए, अगर परिवार चाहे एकल हो या भिन्न हो, अगर परिवार शब्द आ गया तो मतलब उसका एक मुखिया होता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य जो भी अपना कोई भी धन कमा कर लाते हैं तो उस मुखिया को दिया जाता है और मुखिया के नियंत्रण में जो है धन इकट्ठा किया जाता है, अर्थात अलग अलग धन जमा नहीं होता है। तो ये भी एक परिवार की विशेषता नहीं है, ठीक है। और यही चीज पूछ रहा है, ये परिवार की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट, ठीक। और यहाँ पूछ रहा है वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं। ये तो हमारी विशेषता है, क्योंकि एक परिवार में, चाहे हमारा संयुक्त परिवार हो चाहे एकल परिवार हो, इन सभी में एक ही छत के नीचे यानी समान तरह का भोजन, समान सामाजिक क्रियाएं, सबका जो है ये लोग उपयोग करते हैं। तो ये परिवार की विशेषता है। और ये पूछ क्या रहा है? परिवार की विशेषता नहीं है। दूसरा है सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, ठीक है ना, तो ये भी एक परिवार की विशेषता है। इसलिए पूछ रहा है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, तो कह रहा है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, यही जो है परिवार की विशेषता नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एकल परिवार से तात्पर्य, यानी कि एकल परिवार से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि एकल परिवार हम उसको बोलते हैं जिस परिवार में माता पिता हों और उनके बच्चे हों, बाकी अन्य सदस्य नहीं होते हैं, तो ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, यानी कि इसका कहना है कि 1950 के बाद जो भी परिवार है वो सब एकल परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे साथ रहते हों। तीसरा कह रहा है सी संपूर्ण परिवार जिसमें उनके माता पिता एवं दादा दादी सब साथ रहते हों। तो देखिए अभी अभी बताया हमने कि जब दादा दादी हों, माता पिता हों, चाचा चाची हों, ये उनके बच्चे, तो ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। और यहाँ पूछ क्या रहा है? एकल परिवार। तो ये भी जो है हमारे एकल परिवार का उदाहरण नहीं है। अगला है केवल पति पत्नी साथ हो। तो जब उस परिवार में अगर केवल पति पत्नी हो तो वो भी हमारा एकल परिवार का सटीक उत्तर नहीं हो सकता। इसमें सबसे अच्छा उत्तर है कि परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हों, ऐसे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला है द फैमिली नामक ठीक है नामक पुस्तक किस समाजशास्त्री द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन लिखा है मैरिस जिन्सबर्ग ने ऑगवर्न और निमकॉफ द्वारा लिखी गई है। सी है एडवर्ड रॉस के द्वारा और डी है एडवर्ड सेपियर्स के द्वारा। तो ये पुस्तक द फैमिली जो है ऑगवर्न और निमकॉफ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला के नाम से किसने संबोधित किया है, ठीक ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? परिवार को जीवन की प्रारंभिक पाठशाला, जीवन की
प्रारंभिक पाठशाला किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन दुर्खिम, दूसरा मैक्स वेबर, तीसरा है प्लेटो तथा अरस्तु और चौथा ऑप्शन है स्पेंसर ने। लेकिन जीवन की प्रारंभिक पाठशाला प्लेटो ने और उनके शिष्य अरस्तु ने कहा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का आंसर है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थात इनके कहने का अर्थ है ऐसे वह उस समूह का नाम बताइए जिसमें एक ही छत के नीचे सब लोग रहते हों, आर्थिक सहयोग एक दूसरे का करते हों और उस छत के नीचे प्रजनन क्रिया भी पाई जाती है। तो उस का नाम क्या है? उस समूह का नाम क्या रख सकते हैं? तो सामाजिक बोल सकते हैं, समाज कहेंगे कि परिवार कहेंगे कि समुदाय कहेंगे कि समिति कहेंगे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ये परिभाषा परिवार के लिए जाता है। किसके लिए? परिवार के लिए। तो हमारे प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर है। अगला है जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? तो देखिए, हम जन्म लेते हैं उसको प्रभव परिवार कहते हैं। क्या नाम? प्रभव परिवार। जिसमें हम जन्म लेते हैं प्रभव परिवार। और जब हम किसी को जन्म देते हैं वहां निर्मित जो परिवार होगा उसको हम प्रजनन परिवार कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन परिवार कहते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन यहाँ लिखा है प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार। दूसरा है संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार। तो संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार हो नहीं सकता। मूल परिवार एवं पारिवारिक मूलक परिवार ये भी नहीं हो सकता। पितृस्थानीय परिवार एवं मातृस्थानीय परिवार, ये पितृ और यहाँ देखिए ये पितृस्थानीय परिवार एवं मातृस्थानीय परिवार का मतलब ये होता है कि जब एक लड़की और लड़के का शादी होता है तो जब लड़की अपने पति के घर जाती है तो वहां पे हम बोलते हैं पितृस्थानीय परिवार। जब अपने पति के साथ अपने पति के घर रहती है तो वहां पे कहेंगे पितृस्थानीय परिवार। और जब एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और लड़का लड़की के वहां रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है तो ऐसे विवाह को, ऐसे परिवार को हम मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। मातृस्थानीय परिवार। तो यहाँ पे ये कह रहा है जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? तो प्रभव परिवार एवं प्रजनन परिवार, यही जो है हमारा सही आंसर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहां लिखा है आईपी देसाई एवं केएम कप्पाडिया के योगदान का संबंध जाता है या होता है तो किससे है? तो कह रहा है परिवार व्यवस्था से है या वर्ग व्यवस्था से है या जाति व्यवस्था से है या धर्म व्यवस्था से है। ठीक है ना? तो देखिए आईपी देसाई एवं केएम कप्पाडिया ये दोनों जो है समाजशास्त्री हैं और इनका जो है लगाव जो हमारा परिवार व्यवस्था है ना, ये जो परिवार व्यवस्था है इन्हीं से और इसी में ज्यादातर इनका योगदान है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए जो है कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है। अगला लिखा है किसी भी समाज में परिवार एक उदाहरण है। ठीक है, किसी भी समाज में परिवार एक उदाहरण है। प्राथमिक समूह का, हम समूह का, अर्ध व्यवस्था का, समुदाय का। तो किसी भी समाज में चाहे वो
ईसाइयों का समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, चाहे जैन समाज हो, चाहे सिख समाज हो, सब में ये जो परिवार है ना, ये प्राथमिक समूह होता है। क्या होता है? प्राथमिक समूह होता है। इसलिए किसी भी समाज में परिवार एक प्राथमिक समूह का उदाहरण है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकल आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? नाभिक का मतलब होता है, यहां पे अगर हम कहें तो नाभिक का मतलब एक तरह से एकल 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 परिवार से मतलब अर्थ है। दो या दो से अधिक एकल या नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एकल आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? तो एकाकी परिवार या संयुक्त परिवार, उत्पादक परिवार या विस्तारित परिवार कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार, क्योंकि यहाँ लिखा है दो या दो से अधिक। तब जब दो या दो से अधिक एकल परिवार मिलकर के एक दूसरे को आर्थिक सहयोग की भावना से चलते हैं, ऐसे परिवार को विस्तारित परिवार कहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 15, लिखा है प्रारंभिक या पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? पारंपरिक यानी कि जो हमारे बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, ऐसे परिवार को हम पारंपरिक भारतीय परिवार के नाम से जानते हैं। कह रहा है इसकी विशेषता क्या है? संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं, या पितृसत्तात्मक परिवार होता है भारतीय परिवार, या संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता होती है भारतीय परिवार में। तो देखिए, कह रहा है कि जो हमारा पारंपरिक भारतीय परिवार है वो संयुक्त परिवार भी होता है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमारे माता पिता, चाची चाचा, दादी दादा जो भी होंगे और जो बच्चे होंगे वो सब एक ही परिवार में, एक ही छत के नीचे ये भी परिवार देखने को मिलता है। इसी भारतवर्ष में पितृसत्तात्मक परिवार यानी कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं पुरुष, वही हमारे परिवार के मुखिया होते हैं, उन्हीं की बात चलती है, वही परिवार को नियंत्रित करते हैं, अर्थात पितृसत्तात्मक परिवार भी भारतवर्ष में देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन है संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, और हमारे भारतवर्ष में जो भी परिवार हैं उसमें संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता दी जाती है। बच्चों को जब बच्चा जन्म लेता है तभी से एक ऐसा मूड बनाया जाता है कि आप अपने बच्चे को संस्कार सिखाइए, आदर्शों को दीजिए। तो ऐसे परिवार भी हमारे भारतवर्ष में देखे जाते हैं। तो कह रहा है कि पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता, ये जो भी हमारे तीनों ऑप्शन दिखते हैं, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, उपर्युक्त सभी ये सब के सब हमारे भारतवर्ष के परिवार में देखे जाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये उपर्युक्त सभी ये सब के सब हैं। अगला है कि प्रश्न नंबर 16, प्रवर का अर्थ क्या है? यानी कि जैसे भारतवर्ष में आप लोग देखे होंगे कि जब शादी विवाह होता है तो पहला परिचय होता है कि आपका क्या गोत्र है। ठीक है, तो लोग अपना गोत्र बताते हैं कि मेरा गोत्र सांडिल है, मेरा प्रवर भी त्रिप्रवर है, पंच प्रवर है, मेरा गोत्र गर गोत्र है, कोई कहता है मेरा गोत्र जो है कश्यप गोत्र है। तो ये गोत्र और प्रवर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि जो प्रवर है उसका अर्थ है कि गोत्र। प्रवर का अर्थ पहला ऑप्शन क्या दिया है? गोत्र। दूसरा है दूसरा वर, और तीसरा है श्रेष्ठ ब्राह्मण, और डी ऑप्शन है समान पूर्वज समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने से है। ठीक है ना? तो इसमें जो प्रवर का अर्थ है
वो जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही है कि प्रवर का अर्थ होता है कि हम किस ऋषि के वंशज हैं उनके नाम को ही प्रवर कहते हैं, उनके नाम को ही क्या बोलते हैं, प्रवर कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है समान पूर्वज समान ऋषियों के नाम, जो देख रहे हैं नाम, यानी कि हमारे पूर्वजों में जो ख्याति प्राप्त ऋषि होते हैं उनके नाम से हमारी जो वंशावली चलती है उसी को हम प्रवर शब्द देते हैं। जैसे कि राम का जो वंशज है कभी रघुवंश नाम से भी बोलते, कभी इक्ष्वाकु वंश के नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए उस वंश में, सूर्य वंश में इक्ष्वाकु नाम के भी राजा हुए थे जिनके नाम से भी इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। कभी रघु नाम के एक प्रतापी राजा थे, कभी उनके नाम से भी हम रघु वंश कहते हैं। ठीक है, इस तरह से कि प्रवर का अर्थ होता है समान ऋषियों के नाम, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है सगोत्र विवाह निषेध है, यह किस धर्म में माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि मुसलमानों में, दूसरा है हिंदुओं में, तीसरा है हमारा ईसाइयों में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए ये तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि हिंदुओं में। और इसका अर्थ क्या है कि सगोत्र विवाह निषेध, सगोत्र विवाह का निषेध का अर्थ यह है कि जब भी हमारे भारतवर्ष में किसी को, किसी भी लड़की या लड़का का शादी किया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है, आपका प्रवर क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गर गोत्र का हूं तो जो मेरे वहां शादी के लिए आया है वो भी गर गोत्र का हो। तो अगर एक गोत्र का, दोनों, उनका भी गर गोत्र मेरा भी गर गोत्र हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं सगोत्र, उसी को क्या बोलते हैं, सगोत्र। और सगोत्र का मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे भाई बंधु हैं, चाहे भले दूर हों लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक ही ऋषि के वंशज हैं। और एक ही ऋषि के वंशज होने का मतलब हम अपने ही वंश में शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ निषेध शब्द लिखा है कि किस धर्म के लोग सगोत्र विवाह का निषेध करते हैं। तो हमारे हिंदुओं में होता है सगोत्र विवाह का निषेध, क्योंकि सगोत्र में अगर हम शादी करेंगे तो अपने भाई अपने बहनों से ही शादी करेंगे, ऐसा निषेध कर दिया गया है। ये किसमें, हिंदुओं में है। ठीक है, इसलिए 17 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है विवाह की आवश्यक जैविक योग्यताएं हैं। ठीक है ना, विवाह की आवश्यक जैविक योग्यता, यहां लिखा है जैविक योग्यता। यहां देखिए जैविक योग्यता, प्रजनन की क्षमता, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना, ए व बी दोनों, कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। देखिए जैसे हम किसी भी नौकरी के लिए जाते हैं तो एक कुछ शर्तें होती हैं कि उनके पास शैक्षिक योग्यता ये होनी चाहिए, उनके पास जो शारीरिक योग्यता ये होनी चाहिए। ठीक, तमाम तरह की योग्यताओं को शर्त के रूप में रखा जाता है। उसी तरह से हमारे वहाँ भारतवर्ष में जब शादी के लिए लोग जाते हैं तो वहां भी योग्यताएं देखते हैं। योग्यता में क्या देखना है, पहला है प्रजनन की क्षमता, यानी कि उनके अंदर जो है एक प्रजनन की क्षमता है कि नहीं, उनकी शरीर पुष्ट है कि नहीं। दूसरा है शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। अगर भाई कुरूप रहेगा, भाई देखते हैं कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, विकलांग है, तो पता चलता है कि लोग जो है शादी करने से मना कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे पहला है ऑप्शन प्रजनन की क्षमता और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन, ये शारीरिक जो विवाह की आवश्यकता है जैविक योग्यता देखी जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सही उत्तर है कि प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए और शारीरिक रूप से पुष्ट होना चाहिए, तभी जो है वह विवाह योग्य माना जाता है। अब प्रश्न नंबर 19 है, लिखा है निम्न में से किस विद्वान ने
एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। क्या? आदि स्वरूप। यहां देखिए, आदि स्वरूप माना है। पहला है वेस्टरमार्क, दूसरा है बोगार्डस, तीसरा है मैकाइवर और चौथा ऑप्शन है मार्टन। यहां देखिए, ये जो है पहला जो ऑप्शन है वेस्टरमार्क, वेस्टरमार्क ने ही कहा है कि एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। यह किसने कहा है? तो वेस्टर ने कहा है। ठीक है। और अलग अलग देखिए, यहाँ पे बोगार्ड ने क्या कहा है? बोगार्ड ने कहा है कि विवाह एक स्त्री और पुरुष के वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का जो संबंध है वही बोगार्ड्स ने परिभाषा दिया है। और ये रहा, तो इसमें देखिए जो प्रश्न नंबर 19 है उसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं। यानी कि एक ही समय में अगर कोई एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विवाह कहेंगे, अनुलोम विवाह कहेंगे, एकल विवाह कहेंगे, बहुपति विवाह कहेंगे कि अंतर विवाह कहेंगे। तो देखिए, जब कह रहा है कि एक पुरुष एक स्त्री, ठीक है, और एक ही समय में विवाह करते हैं तो कैसे हैं? एकल विवाह। कैसा होगा? एकल विवाह। तो 20 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है प्रश्न, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह कथन किसकी है? वही कि किस विद्वान ने यह कथन दिया है कि एक स्त्री व पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है विवाह। तो इस कौन कहा है? मैकाइवर कहे हैं कि मर्टन कहे हैं कि बोगार्डस कहा है कि वेस्टरमार्क ने कहा है? ठीक है ना। तो किसने कहा है? तो यह शब्द बोगार्डस ने कहा है। कौन कहा है? बोगार्डस ने कहा है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। बोगार्डस, अर्थात 21 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन कि प्रेम विवाह का परंपरागत नाम, यानी कि जब प्रेम पूर्वक कोई प्रेमी और प्रेमिका को अगर एक दूसरे से प्रेम हो गया और वो बिना अपने परिवार की मर्जी से अगर वो विवाह कर लिए, उस विवाह को किस नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है गंधर्व विवाह कहते हैं, या ब्रह्म विवाह कहते हैं, या दैव विवाह कहते हैं, या प्रजापत्य विवाह कहते हैं। तो जब प्रेम पूर्वक जो विवाह किया जाता है ऐसे विवाह को हम गंधर्व विवाह कहते हैं। प्रेम से जो विवाह किया जाता है, प्रेम पूर्वक जो विवाह किया जाता है ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। इसलिए 22 नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है जब विस्तृत यज्ञ है, ये क्या है? ये गलत लिखा गया है। क्या है? यज्ञ। जैसे करें, जब विस्तृत यज्ञ द्वारा कुशल पुरोहित को अलंकार युक्त कन्या को दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? यानी कि जब हम किसी कन्या का विवाह अलंकृत यानी उसको पूरा साज सज्जा से सजा करके और पुरोहित के द्वारा यज्ञ करवा करके उस कन्या का दान जब किया जाता है तो उस विवाह को किस नाम से जाना जाता है? आर्य विवाह कहा जाता है कि गंधर्व विवाह कि दैव विवाह
कि राक्षस विवाह कहा जाता है। तो जब ये जान लीजिए, जहां यज्ञ शब्द आ गया कि यज्ञ धर्म कर्म करके हम जब किसी कन्या का दान करते हैं तो उस विवाह को हम दैव विवाह के नाम से जानते हैं। किस विवाह के नाम से? दैव विवाह के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे देखिए, अब आया है प्रश्न नंबर 24। कह रहे वह विवाह जिसमें स्त्रियां यहां देखिए, स्त्रियां युद्ध के उपरांत जीत, ये शब्द देखिए यहां लिखा है, जीत कर लाई जाती थी, वह क्या कहलाता था? तो असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप देखिए, जब युद्ध में जीत करके जब किसी कन्या को ला करके कोई राजा अपना शादी करता था, उस विवाह को हम राक्षस विवाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राक्षस, क्योंकि वो बलपूर्वक उससे शादी कर रहा है, न कि किसी के इच्छा से। अगला है 25 नंबर का प्रश्न है, जब विवाह का इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से कन्या के घर वालों से धन देकर विवाह करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थात कन्या के घर वालों को ही हम, लड़का वाले उल्टा ही जो धन दे करके शादी करते हैं, उस विवाह को क्या नाम जानते हैं? तो पहला है असुर, दूसरा है राक्षस विवाह, तीसरा है पिशाच विवाह और अगला है गंधर्व विवाह। तो देखिए, जब लड़के वाले लड़की वालों को धन दे करके लड़की से अपना विवाह करते हैं, अर्थात लड़की को समझिए खरीद लिए, ऐसे विवाह को हम पिशाच के नाम से जानते हैं। किस विवाह के नाम से जानते हैं? पिशाच विवाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही। हमारे कुल 25 प्रश्न थे और ऐसे ही हम और भी प्रश्न लेकर के आएंगे और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे इस स्लाइड को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।